हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नो फियर ऑफ मैथ्स। इस वीडियो में हम 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। और पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले आपको कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1/x इज इक्वल टू x टू द पावर -1, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आपको पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको ये सभी टॉपिक क्लियर है और आप डायरेक्ट पॉलिनोमियल पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को 11 मिनट के बाद से देखिए। तो सबसे पहले कांस्टेंट्स को समझते हैं। अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। देखिए, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, रियल नंबर, होल नंबर, जितने भी सभी नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, 1 2 3 -3 -4 -2000। पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो ये सभी जो वैल्यू होते हैं, सभी नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। वैसे ही वेरिएबल्स क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इन सब की वैल्यू चेंज होते रहती है। जैसे A to Z जितने अल्फ़ाबेट है सब वेरिएबल्स हैं। वैसे ही फाई, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, थीटा, ये सभी क्या है? वेरिएबल्स हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रोहन है और एक सोहन है। तो रोहन के पास 10 रुपीज़ थे, सोहन ने उसको कुछ रुपीज़ दे दिए, जिससे उसके पास 12 रुपीज़ हो गया। तो अब देखिए, इसको हम मैथ्स में कैसे बनाएंगे? सोहन के पास कितने रुपीज़ थे, उसको x मान लिए और उसने x रुपीज़ दे दिए, इसलिए इसको मैथमेटिक्स इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? 10 + x इज इक्वल टू 12 + x, क्योंकि दे दिया। अब देखिए, यहाँ पर x को सेपरेट करेंगे, 10 को ट्रांसफर करेंगे तो 12, 10 प्लस में उधर जाके -10, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है? 2। अब देखिए, अभी क्वेश्चन अगर चेंज कर दें, 10 इसने कुछ रुपीस दे दिए, अब 12 के प्लेस पर 13 रुपीस इसके पास बच, रोहन के पास 13 रुपीस हो गए। तो अभी इसने कितने रुपए दिए, इसको हमने x मान लिया। तो ये अब बन रहा है 10 + x इज इक्वल टू 13। तो x को 10 को अगर ट्रांसफर किए तो 13 - 10, तो x का वैल्यू 3 आ रहा है। तो देखिए, अभी इस क्वेश्चन में 2 आ रहा है, यहाँ पर इसकी फिक्स वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 3 आ रहा है। तो x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। इस क्वेश्चन के लिए 2 है, इस क्वेश्चन के लिए 3 है। तो अलग अलग क्वेश्चन में इसका वैल्यू बदल रहा है। वैसे ही अगर x के जगह में a ले लेते, यहाँ पर हम a ले लेते, तो a का वैल्यू आ जाता, a का वैल्यू 2 आ जाता। वैसे यहाँ a लेते तो a का वैल्यू 3 आ जाता। अल्फा लेकर बना सकते थे, बीटा भी ले सकते थे। तो कुछ भी, ये सभी वैल्यू क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो ये सब, इसीलिए ये सब वेरिएबल्स हैं। इसके बाद रियल नंबर्स। तो देखिए, नंबर लाइन में जितने भी नंबर आते हैं, जो भी नंबर आते हैं, सभी नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.001, जितने भी नंबर आते हैं नंबर लाइन में, जिसको आप प्लॉट कर सकते हो, वो सभी नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो देखिए, रियल नंबर्स के अंदर में रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, सभी नंबर्स। सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, सभी नंबर्स रियल नंबर में होते हैं। देखिए, जैसे √2 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.414, तो ये भी 1 और 2 के बीच में आ रहा है। ये भी √2 भी एक रियल नंबर है, जो कि इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं। वैसे 2.2 बार, तो 2.2 बार भी 2 और 3 के बीच में आता होगा कहीं, ये भी ये क्या है? ये भी रियल नंबर है। ठीक है। वैसे ही अगर हम इंटीजर्स की बात करें, तो इंटीजर्स जो कंप्लीट नंबर होता है वो क्या कहलाता है? इंटीजर। जैसे जो डेसिमल में होंगे वो इंटीजर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर इंटीजर्स में क्या होगा? 0, और 0 और 1 के बीच में कोई नंबर जो होगा, कोई भी डेसिमल नंबर, वो इंटीजर नहीं है। 0 1 2 3 पूरा इन्फिनिटी तक जो भी कंप्लीट नंबर है, ये सब इंटीजर्स है। वैसे -1 -2 -3 रियल नंबर्स को r से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर से देखिए, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखें, 1 2 3 4 5, यहाँ 3.3 नहीं है, कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है। 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक इसको हम z+ से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 को छोड़कर। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको z+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 0 को भी इंक्लूड कर दें तो z 0+ से डिनोट कर सकते हैं, z 0+। वैसे ही जो नेगेटिव इंटीजर्स है उसको z- से रिप्रेजेंट करते हैं।
वैसे ही देखिए नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, जो भी हम काउंट करने में जो नंबर यूज करते हैं, जैसे 1 2 3, है ना, 1 2 3 4, तो ये सब नंबर्स क्या हो जाएंगे, काउंटिंग नंबर्स हैं, ये सब नेचुरल नंबर हैं। अब उसके बाद हम होल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर में बस जीरो इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, होल नंबर। इनके भी बीच में डेसिमल नहीं है, 1 के बाद सीधा 2 है, 1.5 1.2, ये सब नंबर नहीं है, डेसिमल नहीं, ये भी कंप्लीट नंबर है, 1 2 3। तो इंटीजर्स में ही अगर हम 1 के बाद जो नंबर लेते हैं, ये सब जो हमारा z प्लस है, ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, और जो z 0 प्लस है, ये इसको बोल सकते हैं हम लोग होल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, इसको हम समझेंगे। तो देखिए x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये कैसे आया x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो ध्यान से समझते हैं। देखो, अगर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे कर, x इंटू एक्स, और नीचे भी क्या है x इंटू एक्स, तो दोनों यहाँ से ये कैंसल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1। वैसे ही अगर हम लोग लिखे 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाता है। तो देखिए, अगर ये होता एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स और नीचे x इंटू एक्स, तो यहाँ से 2x कैंसिल, यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिंगल x, सिर्फ यहाँ से क्या आ गया, आंसर x। वैसे ही अगर ये होता x का पावर 3000 और नीचे होता x का पावर 2000, तो अभी तो हम लोग इसको 3000 टाइम्स नहीं लिख सकते, तो इसमें फॉर्मूला क्या आया कि अगर डिवाइड में, अगर दोनों सेम है, x है, यहाँ भी x है, x का क्यूब है, नीचे x स्क्वायर, वैसे ही अगर ये a क्यूब होता, a स्क्वायर होता, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 3 में से 2 माइनस किए, तो ये क्या आ गया, 1, यानी जो कैंसल हो जाता है वो उसके पावर में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम लोग, 3000 माइनस 2000 इज इक्वल टू क्या आ गया, x टू द पावर 1000, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है एक प्रकार से, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, अगर m होता n होता, तो फॉर्मूला क्या बन गया, x टू द पावर m माइनस n। तो देखिए, दोनों को माइनस करते हैं, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को सॉल्व करें, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इसको x टू दी पावर m डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n, तो ये फॉर्मूला x टू दी पावर m माइनस n। वैसे यहाँ 2 है, तो यहाँ x का पावर 2 माइनस 2 लिखना पड़ेगा, और 2 माइनस 2 लिखना पड़ेगा, तो ये आ रहा है x टू दी पावर 0, तो 0 आया, तो इसका वैल्यू हमें पता है क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ से x टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, ये आपको याद रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं, समझ आ गया होगा। वैसे ही x का पावर अगर 200 होता, नीचे x का पावर 200, तो ये भी क्या हो जाएगा, x टू द पावर 0 1। अगर कोई भी होगा, नीचे z स्क्वायर है, फिर नीचे z स्क्वायर, यहाँ भी z का पावर 0 आएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि अगर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज का पावर, अगर यहाँ पर लिख दिया अपन y का पावर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर मतलब कि y का पावर 0 मतलब ये कांस्टेंट बन जाता है, y तो एक वेरिएबल है, लेकिन अगर इसका पावर 0 लगाएं तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 क्या है, कांस्टेंट। इसके बाद देखिए, x टू द 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1, ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1, ये कैसे आया, तो देखिए, अगर होता x और नीचे क्या होता, एक्स स्क्वायर होता, तो अब देखिए, यहाँ x और नीचे एक्स स्क्वायर, दोनों में से एक x कैंसल हो जाता, इसको एक बार x लिखिए और एक्स स्क्वायर को 2 बार, तो नीचे से x कैंसल, तो ये क्या आ रहा है, 1 बाई एक्स। और अगर इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करें, x का पावर 1 और नीचे x का पावर 2, तो ये फॉर्मूले सॉल्व करें तो 1 माइनस 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ रहा है, x टू दी पावर माइनस 1। तो यहाँ से क्लियर होता है कि 1 बाई एक्स, इसी को ही क्या बोलते हैं, 1 बाई एक्स, यही तो हमारा 1 बाई एक्स है। तो 1 बाई एक्स क्या होता है, x टू दी पावर माइनस 1 के इक्वल होता है, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 1। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 बाई एक्स, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0, 1 बाई एक्स, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0, और नीचे x को x का पावर 1, ये अब इन दोनों को जब उस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, x टू दी पावर 0 माइनस 1, तो x का पावर क्या आ रहा है, माइनस 1। तो यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि 1 बाई एक्स का मतलब क्या होता है, x टू दी पावर माइनस 1। तो इसको और अच्छे से अगर समझना है, तो आप, क्योंकि बार बार तो ये फॉर्मूला लगाना नहीं है,
जैसे अगर हमको कोई भी फॉर्मूला दिया है ऐसे 1/x दिया है तो ये x⁻⁻1 हो जाएगा, और अगर x⁻⁻1 है तो उसको वापस हम लिख सकते हैं 1/x। वैसे ही अगर x⁻⁻1 नीचे दिया है y⁻⁻1, तो जब x⁻⁻1 को नीचे लिखेंगे y⁻⁻1 को ऊपर लिखेंगे तो वो जो साइन होगा -1 होगा वो चेंज होकर +1 हो जाएगा। तो नीचे ये y अगर ऊपर आया तो y का पावर +1, x⁻⁻1 अगर नीचे आएगा तो x का पावर +1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से कैसे आ रहा है, y आ गया और यहाँ पर x आ गया y/x, +1 को अपन हटा सकते हैं। देखिए y/x, अब ये कैसे है, क्योंकि देखिए x⁻⁻1 को हम लिख सकते हैं x⁻⁻1, इसको लिख सकते हैं 1/x, और नीचे y⁻⁻1 उसको लिख सकते हैं 1/y। अब देखिए 1/x 1/y, तो यहाँ पर जब यहाँ डिवाइड है इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y का। तो 1/x इंटू 1/y का रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा y/1, तो वापस वही आ रहा है y/x। ठीक है, याद रखिए अगर दो डिवाइड में है तो ये जो डिवाइड है इसको जब हम हटाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होकर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, an expression consisting of variables with non-negative integer exponents that involves only the operations addition, subtraction and multiplication। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दैट इन्वॉल्व्स द ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, तो कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो और उसमें इन्वॉल्व हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये देखिए 8x - 5 है, तो यहाँ एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और ये सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, 8 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब देखिए ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम लोग समझते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं 7x⁻6 + 5x³ + 3x² + 2x + 1। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स का यूज किया गया है और वेरिएबल का यूज किया गया है, और इसमें प्लस माइनस प्लस प्लस ये सब ऑपरेशंस का यूज हुआ है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो प्लस और माइनस से जो सेपरेट है ये सभी टर्म्स कहलाते हैं। जैसे ये 7x एक टर्म हुआ, फिर प्लस से ये सेपरेट है तो 5x एक टर्म हुआ, ये भी एक टर्म हुआ, ये भी एक टर्म, और ये लास्ट वाला टर्म ये आप जानते हैं इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए इस एक्सप्रेशन में, 1 2 3 4 5। अब ये जो सभी टर्म्स है इसमें जो वेरिएबल का जो पावर है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर x⁻6 है तो ये एक एक्सपोनेंट है, यहाँ ये भी 3 भी एक्सपोनेंट है, तो ये सब जैसे यहाँ 2 एक्सपोनेंट है और यहाँ 1 एक्सपोनेंट है, तो ये सभी जो पावर्स हैं उसको एक्सपोनेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो वेरिएबल की जो सामने जो कांस्टेंट टर्म है जो मल्टीप्लिकेशन में है, ये जो 7 है ये कोफिशिएंट हो जाएगा, वैसे ही इस टर्म का 5 कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 2, और यहाँ कोफिशिएंट होगा x⁻0 है तो यहाँ 1 ही इसका कोफिशिएंट है, यहाँ कोफिशिएंट है 1 और x⁻0 है। यहाँ पर यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो टर्म नहीं है उसका भी कोफिशिएंट आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर x⁻5 वाला टर्म नहीं है, यहाँ x⁻6 है, क्यूब है, स्क्वायर है, पावर 1 है, यहाँ x⁻5 वाला टर्म नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया जाए कि इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में अगर x⁻5 का कोफिशिएंट बताइए, तो x⁻5 का कोफिशिएंट हो जाएगा 0, क्योंकि 0 है कोफिशिएंट, तभी तो 0 और x⁻5 मल्टीप्लाई होकर वो टर्म क्या है, गायब हो गया है। तो इसीलिए अगर इस एक्सप्रेशन में ये पूछ दिया जाए कि x⁻5 वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे 0। वैसे ही यहाँ x⁻4 भी नहीं है, यहाँ x⁻4 नहीं है, तो x⁻4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ x⁻4 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 9th में पूछा गया ये क्वेश्चन। वैसे ही देखिए यहाँ x⁻6 का 7, x⁻3 का कोफिशिएंट 5, x² का कोफिशिएंट -3, ये माइनस इन्वॉल्व रहेगा, x² का कोफिशिएंट हो जाएगा -3, x का 2, और यहाँ x⁻0 का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट यहाँ पर 0 है। तो अब देखिए ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन,
लेकिन सभी को पॉलिनोमियल नहीं कहते हम। पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया है कि एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स हो उसे ही हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, और उसमें डिवीजन नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, अब इसमें से आप पॉलिनोमियल को आप ढूंढ सकते हैं कौन सा पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, यहाँ भी एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है। याद रखिए कि हर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन जो हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिनोमियल का एक क्राइटेरिया है। अब जैसे यहाँ पर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है कि नहीं। देखिए यहाँ एक्सपोनेंट को बस देखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, इसका मतलब यहाँ पर जीरो भी है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 2, यहाँ भी एक्सपोनेंट जीरो नहीं है या एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल हुआ। एक एक करके देखते जाते हैं। जैसे यहाँ पर x का पावर 1 है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, यहाँ पर ये भी पॉलिनोमियल हुआ, ये भी पूरा पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ डिवीजन का यूज किया गया है, ये डिवीजन का साइन है, मतलब ये पॉलिनोमियल, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन हो गया, यानी 1/3 को डिवाइड करोगे तो डेसिमल आ जाएगा, ये एक इंटीजर नहीं है। तो हमें हमारा एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीजर होना चाहिए। तो ये एक फ्रैक्शन है, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पर ये पॉलिनोमियल नहीं। वैसे ही देखिए यहाँ x⁻⁻5, यहाँ एक्सपोनेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। रूट एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, x⁻1/2। रूट एक्स को ही हम क्या बोलेंगे, x⁻1/2। ये x⁻1/2 को ही रूट एक्स कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए 1/x, तो अभी हम पढ़े हैं कि 1/x को जब हम चेंज करेंगे, इसको जब हम x⁻1 लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1, यानी कि एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया, यानी ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद देखिए √2x, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल को देखना है, हमको कोएफिशिएंट को नहीं देखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। तो वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो एक्सपोनेंट नहीं, वो जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर √2 जो है, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2x। तो यहाँ पर वेरिएबल का तो पावर एक ही है, जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है उसका पावर फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। वैसे ही यहाँ देखते हैं x⁻1/2, ये हम ये पढ़ चुके हैं, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही x⁻−1 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव हो गया। 5x² + √2x - 2। अब देखिए यहाँ x जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 2 है, ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर √2x वेरिएबल को देखना है, तो वेरिएबल का पावर 1 है, मतलब ये भी पॉजिटिव, और ये 2 कांस्टेंट, मतलब ये भी पूरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। वैसे ये देखिए 7x³ + 8x + 3, ये भी पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल का पावर क्या है, 3 है, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पर वेरिएबल x है, उसका पावर 1 है, मतलब ये भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। वैसे ही देखिए अब यहाँ पर है √2x, यानी रूट के अंदर में ही 2 है, रूट के अंदर में ही x है, तो यहाँ पर वेरिएबल का भी पावर 1/2 हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2 इंटू x⁻1/2, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो एक्सपोनेंट है वो भी फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं 1/√2x², तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल का तो जो पावर है, वेरिएबल का पावर है वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। मैं राइट लगा देता हूँ, जो जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं यहाँ, तो इसमें देखिए x³ यानी यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। -7, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स विद नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर देखिए
जो -7 है, यहाँ एक वेरिएबल हम एज्यूम कर सकते हैं x टू द पावर 0। अभी हम पढ़े x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी यहाँ जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, और ये डेफिनेशन में है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। तो नॉन नेगेटिव, तो यहाँ पर ये x टू द पावर 0 1 होता है, मतलब ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। वैसे ही -5x/y, तो यहाँ पर देखिए जो y है, जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो y टू द पावर -1 हो जाएगा, -5x y टू द पावर -1, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है। और डिवाइड का भी साइन आ रहा है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद देखिए ABCD, ये एग्जाम्पल आप ज़्यादा देखे नहीं होंगे, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए इसमें वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स के साथ यहाँ पर 1 पावर सबके 1 है, सबके पावर 1 है, कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं है यहाँ पर, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपको बस ये देखना है वेरिएबल्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए, और दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ ये बात हो रही है कि डिवीजन नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो ठीक है, जैसे कई में सब्ट्रैक्शन कहीं यूज नहीं हुआ है, जैसे इसमें प्लस है, जैसे कि और कोई एग्जांपल जिसमें सभी प्लस हो, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन ले ले, अगर इसमें सभी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, अगर मैं सबको प्लस कर दूं तो इसमें माइनस का तो यूज नहीं हुआ है, मतलब कि डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये सब हो चाहे ना हो चलेगा, डिवीजन नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर XYZ, तो यहाँ पर ये भी पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि जो इंटीजर का मतलब जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। अब देखिए 1 - x/1/x, तो यहाँ डिवाइड का साइन आ गया, यहाँ पर डिवीजन का साइन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब उसके बाद इसमें आ जाते हैं x³ + 5x² x³ + 5x² + 2x + 1/x। तो देखिए यहाँ तो ठीक है, ये भी टर्म ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 1/x है, यहाँ पर जो 1/x है, यहाँ इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1, और नेगेटिव आ गया, मतलब ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है, एक के कारण ये सब नहीं है पॉलिनोमियल। तो ये 1/x आ गया, मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं x³ + √5x² - 1/2x + 1/5। तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है उसका जो पावर है क्यूब है, और जो कि पॉजिटिव है। यहाँ भी x का देखना है, √5 से मतलब नहीं, x को देखना, तो x² है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, यहाँ x का पावर 1 है, और 1/5 मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है। उसके बाद ये तो अपन देख चुके हैं, इसमें ये भी पॉजिटिव है, एक्सपोनेंट सभी एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। नहीं, इसको चेक करते हैं, x³ 1/5 x टू द पावर -2, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सभी एक्सप्रेशन में सभी पॉलिनोमियल नहीं होते। पॉलिनोमियल तब होंगे जब उनमें जो वेरिएबल्स है वो क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होने चाहिए। अब देखिए इन सभी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, जो उनके जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है उसे हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में जो x है उसका पावर क्या है, 1 है, मतलब ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यानी कि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ पर अगर हम देखें कि मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है, तो x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और ये तो पॉलिनोमियल है नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा होता 3x² + 2xy + 5, यहाँ पर ऐसा होता ये 3xyz, यहाँ होता 3xyz + 2xy + 5, तो ये पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री कैसे पता करेंगे, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है, 1 1 और ये 1, तो 3 टाइम्स 1 हो गया, तो इन सब को प्लस करेंगे तो 3 हो जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। और अगर उसमें 3 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स बोल सकते हैं उसको। जैसे यहाँ पर 8x - 5 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल है,
वैसे ही अगर ये देखें, इसमें ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 4 वेरिएबल हैं, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल। इसमें ए एक्स वाई जेड, तो इसमें 3 वेरिएबल है। इसके बाद हमें 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। हमें ये बताना है कि ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, और अगर ये दोनों पॉलिनोमियल है तो इनकी डिग्री क्या है। तो वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि ये दोनों पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। यहाँ भी x का पावर 1 है, तो ये तो पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी डिग्री बताना है, तो यहाँ पर देखिए 2 वेरिएबल है। ये ऐसा पॉलिनोमियल है जो 2 वेरिएबल में, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होता है उसका सम करेंगे, वो हमें बताएगा कि इसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ 3 और यहाँ y का एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी कि ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 5 है। वैसे ही यहाँ देखते हैं x³ y², ये भी सही है, ये भी ठीक है। √2x, यानी यहाँ वेरिएबल x का पावर 1 है। उसके बाद 1/√2x, यहाँ x का पावर 1 है। अब यहाँ पर देखिए √2xy, तो यहाँ पर देखिए y का तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ x रूट के अंदर है, यहाँ x रूट के अंदर है, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x का जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और x में भी √2, मतलब x में भी रूट और ये y। तो देखिए x में अगर रूट आ रहा है मतलब वो x⁴ 1/2 है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हटाकर √2 x⁴ 1/2 y का पावर 1, यानी इस टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए x का पावर 1/2 आ रहा है, जो कि इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसमें एक टर्म और होता, अगर जैसे एक और ले लेते हैं, ये x³ + x² y प्लस x प्लस x³ y³ प्लस x² y प्लस xy z² + 1, जैसे ये कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम किस में आ रहा है। देखिए 3 और 3 6 आ रहा है, तो ये 6 आ गया, और किसी में तो मैक्सिमम नहीं है। जैसे यहाँ 1 2 और 2 4, यहाँ 4 आ रहा है, यानी कि ये कम हो गया यहाँ पर। तो सबसे मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है 3 + 3 6, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 6। अगर यहाँ पर x में स्क्वायर लिखा होता, या मान लो x में क्यूब लिखा होता, तो अब देखिए और y z में क्यूब लिखा होता, तो अब देखिए यहाँ पर इसका डिग्री 7 हो जाएगा। अगर ऐसा है x³ y z³, तो z में क्यूब है, यहाँ y में 1 है, तो 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 7 हो जाती, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर है, यहाँ तो 6 हो रहा है, 3 + 3 6। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तो सभी वेरिएबल्स का किसी भी टर्म्स में सभी वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स को आपको प्लस करना है, तो वही क्या होगा डिग्री होगा। और जहाँ सबसे जिस टर्म में मैक्सिमम एक्सपोनेंट आ रहा है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ये आप जान चुके हो, क्योंकि 0 डिग्री के पॉलिनोमियल में x⁴ आएगा, और x⁴ आया मतलब कि वो तो 1 हो जाता है, जैसे कि -2। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब x⁴ आप लिख सकते हो, क्योंकि x⁴ का वैल्यू 1 होता है, तो -2 × 1, तो कितना आ गया -2, यानी कि x⁴ का अपन हटा दिए। तो इस तरीके से ये सब क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और वैसे ही 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर उसके एग्जांपल्स दिए हैं, जब -2 1 3 -200, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं, और सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3, इसमें x का मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी लीनियर है। 4 - 5x, x का मैक्सिमम पावर 1, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। x का पावर 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, टर्म्स के ऊपर डिपेंड। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें x का मैक्सिमम पावर 1 हो। टर्म से मतलब नहीं है, जैसे सिंगल टर्म है x, तो 1 है, इसका मतलब उसका मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब x क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, सिर्फ सिंगल x। उसके बाद देखते हैं ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया 3, यहाँ पर भी x का मैक्सिमम पावर 3 है,
2x² माइनस 5x माइनस 7x³ प्लस 2x² माइनस 5x। तो ये देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। अब यहाँ पर देखते हैं जो टर्म्स के हिसाब से, जैसे सिंगल टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और 3 टर्म्स है तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जो रेड कलर में अंडरलाइन है वो मोनोमियल है ये। जैसे कि ये सब जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं ये सब मोनोमियल है, सिंगल टर्म है इसमें। यहाँ भी x सिंगल टर्म, y² ये भी एक सिंगल टर्म है, तो ये जो y² है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये मोनोमियल भी है। वैसे 7y² ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसे मोनोमियल भी कह सकते हैं हम। टर्म्स के हिसाब से अगर हम बोले तो ये मोनोमियल है, और डिग्री के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे यहाँ पर देखते हैं जो ग्रीन कलर में है ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। ग्रीन कलर में है यहाँ पर से, क्योंकि 2 टर्म है इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल। ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसे लिनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, लेकिन इसमें 2 टर्म्स है तो टर्म्स के हिसाब से इसे हम बाइनोमियल बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पर 3 टर्म्स है तो इसे ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। यहाँ भी 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल। यहाँ भी 3 टर्म्स है तो इसे ट्राइनोमियल। अब इन सब को छोड़कर एक यहाँ पर एक बात आपको बहुत याद रखना है, एक बात को, कि जीरो जो होता है वो जीरो को आप x⁴ उसमें है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीट जीरो हो गया। अगर x² के पास भी जीरो हो तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो आप इसकी डिग्री नहीं बता सकते। अगर जैसे हम लोग लिख दिए जीरो, तो जीरो में x⁴ भी लिख सकते हो, जीरो के पास x² भी हो सकता है, तो जीरो की डिग्री हम नहीं बता सकते, इसलिए जीरो का जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। जीरो इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसका नाम रख दिया गया है जीरो पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री जीरो नहीं है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, बस इसका नाम रख दिए हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और इसे जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। आप कई पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखेंगे, उस डेफिनेशन में वेरिएबल्स के साथ साथ कांस्टेंट वर्ड का भी यूज किया होता है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ऐसा आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स लिखने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर हम लिखे हैं विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, यानी यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम ये बात क्लियर कर रहे हैं कि x⁴ भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि जीरो या पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ पर x⁴ इंक्लूड है जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट इंक्लूड हो जा रहा है। यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ यूज हुआ है पॉली वर्ड, पॉलिनोमियल, तो पॉली का मतलब होता है मेनी, 2 या 2 से ज्यादा, और नोमियल वर्ड यहाँ यूज हुआ है टर्म्स के लिए। तो पॉलिनोमियल उसे कहना चाहिए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो सिंगल टर्म है उसे भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पॉली वर्ड जो है उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो 2 या 2 से ज्यादा टर्म है उसे ही पॉलिनोमियल कहते हैं। ये जो पॉली वर्ड है वो यहाँ पर फिट बैठता है पॉलीगॉन के केस में। पॉलीगॉन किसको कहते हैं, पॉलीगॉन इज अ प्लेन क्लोज फिगर फॉर्म बाय कनेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि एक ऐसा क्लोज फिगर है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसे कि ये ट्रायंगल में 3 लाइन सेगमेंट्स है और ये क्लोज फिगर है, कंप्लीट है, लेकिन ये जैसे यहाँ पर से ये ओपन है तो ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक पॉलीगॉन भी नहीं है। जैसे यहाँ एक लाइन सेगमेंट के जगह में कर्व यूज हुआ है तो ये एक ट्रायंगल नहीं है, ये एक पॉलीगॉन भी नहीं है, ये सब फिगर पॉलीगॉन नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 लाइन सेगमेंट यूज किए हैं लेकिन ये ओपन फिगर है तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पॉली वर्ड एकदम फिट इसलिए बैठ रहा है क्योंकि सिंगल लाइन सेगमेंट से हम कोई सा भी पॉलीगॉन नहीं बना सकते। सिंगल लाइन सेगमेंट से कुछ नहीं बन रहा है, 2 लाइन सेगमेंट भी अगर हम यूज करें तो क्लोज फिगर नहीं बन रहा है। जब तीसरा लाइन सेगमेंट अगर हम यूज करते हैं, जैसे ये तीसरा लाइन सेगमेंट अगर हम यूज किए तो 3 लाइन सेगमेंट से एक जो पहला पॉलीगॉन बनता है जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं, इसको 3 गॉन भी बोलते हैं, और ये ट्रायंगल हुआ। वैसे अगर 4 लाइन सेगमेंट अगर हम यूज करें तो 4 लाइन सेगमेंट में क्वाड्रिलेटरल, 4 लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगॉन बनता है उसे 4 गॉन बोलेंगे और इसे हम क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। वैसे 5 लाइन सेगमेंट से पेंटागन, 6 से हेक्सागन, वैसे 7 से हेप्टागन बन जाएगा, ऑक्टागन बन जाएगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है। वैसे ही एन गॉन होता है जो एन लाइन सेगमेंट से बना हो। अगर बहुत सारे लाइन सेगमेंट अगर हम यूज करें तो वो एक सर्कल की तरह दिखने लगे। तो यहाँ पर देखिए पॉली वर्ड एकदम अच्छा या एकदम फिट बैठ रहा है यहाँ पर पॉली वर्ड, क्योंकि पॉली का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल
और ये सब जो फिगर है ये सब पॉलीगॉन नहीं है। वैसे ही यहाँ पर जो सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, जो कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होते हैं वेरिएबल्स के, उन्हें ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे ही इसमें हर फिगर को पॉलीगॉन नहीं कहते, जो क्लोज फिगर होना चाहिए और जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स है सिर्फ उसे ही पॉलिनोमियल कहते हैं। सिंगल टर्म भी है तो उसे भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद हम जो भी पॉलिनोमियल पढ़े हैं सभी पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है। जैसे देखिए एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर हम देखें जैसे 7, 8 ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इन इसका जनरल फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, जैसे सी मान लिए तो सी क्या हो जाएगा, एक जनरल फॉर्म हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए। सी के प्लेस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7, 8, 9 सी एक्स टू द पावर 0। तो ये C एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लिनियर पॉलिनोमियल देखें तो लिनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल 7x या फिर 2x प्लस 1, ये लिनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा ये देखते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस बी। तो देखिए ax प्लस बी के फॉर्म में ही होगा। अगर ये देखिए जैसे 7x को देखते हैं ये इस फॉर्म में है कि नहीं, तो 7x जो है वहां पर b की वैल्यू क्या ले ली, हम 0 ले लिए हैं। जैसे a का वैल्यू अगर हम 7 लिखे, a का वैल्यू 7 के इक्वल है और b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, b का वैल्यू 0 है। तो वो ये जो है ax प्लस बी ये लिनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही अगर 2x प्लस 1 को देखें तो 2x प्लस 1 में a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये ये जनरल इक्वेशन हो गया, जनरल फॉर्म हो गया लिनियर पॉलिनोमियल के लिए। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 या फिर x स्क्वायर माइनस 1। तो इन सब के लिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जनरल फॉर्मूला ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब देखिए इस फॉर्म में ही होगा क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो एक्स स्क्वायर का जो a है ये 0 नहीं हो सकता। ये 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 के इक्वल हो जाए, a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 को इक्वल हो जाए तो एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर गायब हो गया मतलब वो लिनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए a को 0 नहीं कर सकते, b भले ही 0 हो सकता है, c भी 0 हो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर b की वैल्यू 0 है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर यानी a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है। अगर इसको हम कंपेयर करें इससे, अगर इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर 1, a का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 1। और यहाँ पर अगर हम c को देखें तो c का वैल्यू यहाँ पर -1 और जो नहीं है, जैसे x नहीं है, x नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि b का वैल्यू 0 है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो अगर हम बात करें अ पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल, और यहाँ पर याद रखिए जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं उनको हम इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म an x टू द पावर n an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जो भी अगर हम x टू द पावर n, तो ये जो डिग्री है मतलब जो x का एक्सपोनेंट है, ये n का वैल्यू क्या होते जा रहा है, एक एक कम होते जा रहा है। ये n माइनस 1 n माइनस 2, तो ये n डिग्री के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। an x टू द पावर n an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, मतलब n की वैल्यू अगर 7 है तो 7 में एक कम हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 6। वैसे यहाँ भी 6 हो जाएगा ये। वैसे अगर यहाँ 7 लिखेंगे तो 7 में एक कम हुआ तो यहाँ 6 आ गया, और 7 में जब 2 कम होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, 7 6 5। अगर n की वैल्यू 3 हुआ तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ तो ये a3x क्यूब हो जाएगा। फिर 3 में 1 कम हो जाएगा तो a2x2 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर 2 कम होगा तो यहाँ 3 माइनस 2 तो 1 आ जा रहा है, तो ये a1x1 हो जाएगा। अब उसके बाद ये सिर्फ अगले टर्म डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, ये मतलब n के ऊपर डिपेंड करेगा ये कहाँ तक जा रहा है। जैसे अगर n का वैल्यू अगर हम 2 रखें तो यहाँ पर रखते जाते, देखिए अगर n का वैल्यू 0 रखते हैं तो n का वैल्यू 0 रखते हैं तो
और एक चीज ये कि इसे आप याद रखने के लिए उल्टा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा वो, लेकिन हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं मैक्सिमम टाइम। तो अगर आप उल्टा याद रखोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। A0 x0, फिर एक एक बढ़ाते जाइए, A0 x0, फिर उसके बाद A1 x1, उसके बाद A2 x स्क्वायर डैश डैश, जहाँ तक वो जा रहा है। तो an-1 x टू द पावर n-1, इस टर्म को आपको बाद में लिखना है। n तक जा रहा है an x टू द पावर n तक, तो इसमें से एक टर्म अगर कम, जैसे ये 7 तक गया तो 7 से पहले वाला टर्म 7-1 6, तो n है तो n-1, तो ये टर्म इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो वैसे ही n की वैल्यू अगर 0 लिखते हैं तो A0 x टू द पावर 0 फर्स्ट टर्म, उसके बाद लिखना ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम ले n की वैल्यू 0 रख दिए, यहाँ पर n की वैल्यू 0, तो ये लास्ट टर्म ही बन गया, फिर और उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। n की वैल्यू 0 रखे तो ये वाला आप याद रखिए, ये वाला। तो n का वैल्यू अगर 0 रखे तो A0 x टू द पावर 0 फर्स्ट टर्म ही आ गया, और x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो सिर्फ A0 आ गया, और A0 को हम जनरल फॉर्म में C लिख देते हैं, A0, तो यहाँ पर C लिख देते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ये, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल 7 लेते हैं तो हियर A0 इज इक्वल टू 7, और हम लोग क्या ले, C इज इक्वल टू 7, C इज इक्वल टू 7। वैसे ही when n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पर हम 1 तक ही जाएंगे, n की वैल्यू 1 है तो 1 तक जाएंगे। तो A0 x0 प्लस A1 x टू द पावर 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 तो 1 हो गया, तो A0 A1x, और इसको क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, जैसे A0 और A1 का यूज कर रहे हैं, जनरल फॉर्म में A0 के जगह में अपन B लिख लेते हैं, और A1x A के जगह में क्या लिखते हैं, AX, A1 के जगह में A लिख देते हैं। तो ये AX प्लस B, ये लिनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म AX प्लस B। तो लिनियर पॉलिनोमियल, यहाँ A को 0 नहीं ले सकते। अगर हम x का जो कॉफिशेंट है A, अगर A को 0 हो गया कभी भी, तो वो लिनियर ही नहीं होगा, फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए जब भी इसको लिखा जाएगा वहां पर ये लिखेंगे A0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर A 0 हुआ तो वो लिनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 7x-3 लिए, तो यहाँ पर 7 जो होगा वो A की वैल्यू 7 है। अगर इससे कंपेयर करें AX प्लस B को 7x-3 से कंपेयर करें तो A का वैल्यू 7 मिलेगा और B का वैल्यू क्या मिलेगा, -3। अगर इसको हम इससे कंपेयर करें A0 प्लस A1x से कंपेयर करेंगे तो A1 का वैल्यू 7 आएगा और A0 का वैल्यू -3। वैसे ही देखिए यहाँ पर when n इज इक्वल टू 2, n का वैल्यू अगर 2 लिए तो A0 x0, और ये 2 तक चलेगा, यहाँ से ये 2 टर्म्स तक आगे बढ़ेंगे, तो A0 x0 A1 x1 A2 x स्क्वायर, बस यहाँ तक। और करके क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया, ये लिख लिए। अब ये A0 प्लस A1x प्लस A2 x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। तो इसमें जो A होगा, इसमें जो A है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि A 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर A ही 0 हो गया, x स्क्वायर कॉफिशिएंट A अगर 0 हो गया तो ये स्क्वायर ही गायब हो जाएगा, फिर ये लिनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए A कभी भी 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। A की वैल्यू 7 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं कर सकते। 0 करेंगे तो x स्क्वायर ही गायब हो जाएगा। वैसे ही देखिए एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है। अगर इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो A का वैल्यू 4 आ रहा है, फिर B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू 1। वैसे अगर इससे कंपेयर करेंगे तो A2 का वैल्यू 4, A1 का वैल्यू 4 और A0 का वैल्यू 1, A0 का वैल्यू 1। अब यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल n की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो यहाँ 0 1 2 और फिर 3 तक गए, तो ये A3 इस तरीके से ये भी हो गया AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D। ये जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इसे लिखना बहुत आसान है, आप A से ही स्टार्ट करेंगे हर बार। जैसे अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो आप A लिख दो, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, C भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमको लिनियर लिखना है तो AX प्लस B, उसके बाद क्वाड्रेटिक लिखना है तो AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, ABCD ऐसे आगे बढ़ते जाना है। वैसे ही AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D, कांस्टेंट के बाद रुक जाना है। यहाँ एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि जो भी जनरल फॉर्म लिखेंगे कांस्टेंट 0 डिग्री के पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होता है, वैसे ही 2 डिग्री के पॉलिनोमियल
1 डिग्री सॉरी लिनियर इक्वेशन या लिनियर पॉलिनोमियल या 1 डिग्री के पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स आ रहे हैं। जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसमें 2 टर्म आ रहा है। बस ये जो है वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है। बस ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल 3 डिग्री के पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स है। यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा रहता है जो कि कांस्टेंट रहता है। तो ऐसी आप 4 डिग्री का पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ये बहुत ही आसान है। उसके बाद फिर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे x³ माइनस 9, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ इसको जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि x³ का कोफिशिएंट a है, यहाँ x³ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, 0 नहीं है। 0 होगा तो ये x³ ही 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। उसके बाद देखिए यहाँ x² वाला टर्म नहीं है, तो वहां पर 0 ले लेंगे। जो x² का यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, 0, तभी यहाँ पर x² का टर्म ही नहीं है। फिर cx, तो c का वैल्यू भी 0 और d का वैल्यू क्या है, -9। तो ये क्लियर होता है, ये जनरल फॉर्म है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर ये आपको याद है, आप उल्टा करके भी लिख सकते हो। ये पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आएगा, और इस वीडियो को 9th और 10th दोनों क्लास के स्टूडेंट देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भले ही ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन स्टूडेंट्स को जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।